सो हाय बच्चा लोग, मैं हूं उपास अहमद खान और जल्दी से शुरू करने वाले हैं क्या जेनेटिक्स का तीसरा लेक्चर। ठीक है, चलो भाई जल्दी से अपनी बातों को शुरू करते हैं ताकि जल्दी से समाप्ति हो जाए। ठीक है, आप सभी लोगों ने सुना होगा किसके बारे में, ग्रेगर जोना मेंडल के बारे में। भैया आप सभी को मालूम होना चाहिए कि ये 22 जुलाई 1822 में चेक रिपब्लिक में पैदा हुए थे। ठीक है, जिसको आज हम लोग ऑस्ट्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, चर्चा ये थी कि इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट करा है, एक्सपेरिमेंट तो इन्होंने करे थे अपनी शौकिया, लेकिन आज हम लोग उसको बहुत ही बिंदास तरीके से पढ़ते हैं। पूरा की पूरी ब्रांच जनरेट हो गई, इसको कहते हैं क्या, जेनेटिक्स। क्लियर बात। चलो भाई, इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करा, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था वो हुआ है 1856 में, 1856 में इन्होंने क्या करा, अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करा। और एक्सपेरिमेंट ख़त्म कब होते हैं, लगभग ये ख़त्म होते हैं 1863 में। कहाँ ख़त्म होते हैं, 1863 में। आप अगर जोड़ोगे यहाँ से टाइम ड्यूरेशन तो 7 साल तक इन्होंने क्या करा है, मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, फिर पूछा ये जाता है कि ये बताइए कि भैया मेंडल के दिमाग में क्या सूझा कि वो एक्सपेरिमेंट करने लगे। तो मेंडल जो थे वो एनिमल ब्रीडिंग से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, जो कि उस समय भी हुआ करती थी। लेकिन इन्होंने जब देखा कि एनिमल ब्रीडिंग अगर पॉसिबल है तो प्लांट में भी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो क्यों ना प्लांट में भी ब्रीडिंग करी जाए। इसीलिए जिस मॉनेस्ट्री में वो रहा करते थे उसके बाहर के गार्डन में उन्होंने क्या करा, मटर के पौधे उगाना शुरू करे। अब मटर के पौधे जो उगाए तो उन्होंने क्या करा, मटर की प्योर लाइन्स बनाई। क्या बनाई, प्योर लाइन्स। अब देखो प्योर लाइन का मतलब क्या होता है, प्योर लाइन का मतलब होता है प्योर ब्रीडिंग प्लांट। क्या मतलब होता है, प्योर ब्रीडिंग प्लांट जिनके कैरेक्टर्स स्टेबल हों, जिसमें कोई भी तरह का हाइब्रिडाइजेशन ना करा जाए, और यूजुअली जो जनरेशन पहले थी उसी का सेल क्रॉस कराते कराते कई जनरेशन के बाद जब प्योरिटी आ जाती है तो उन्हीं को कहा जाता है कि प्योर लाइन्स या प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स। ठीक है, तो पूछा ये जाता है कि मेंडल ने जो प्योर लाइन्स बनाई थी वो कितनी बनाई थी। तो मेंडल ने जो प्योर लाइन बनाई थी वो कितनी बनाई थी, वो बनाई थी 14। कितनी बनाई थी, 14। क्या ये बात आपको समझ में आई कि जो ये 14 प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स की वैरायटी उन्होंने बनाई थी उसमें इन्होंने मटर के पौधे को ही चुना। अब मटर के पौधे को क्यों चुना, ज़रा उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि मटर का पौधा बहुत ही छोटा है, होता है, नॉर्मली आसानी से हैंडल हो सकता है। अब ज़रा सोचो कि बरगद के पेड़ को अगर वो उगाते तो ज़माना बीत जाता, उनके दादा परदादा के समय जब वो उगाया जाता तब मेंडल क्या करते, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते, तो बहुत समय टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता। तो इसीलिए मटर का पौधा 2 से 3 महीने का लाइफ साइकिल होता है, उसी में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और आसानी से हैंडल हो सकता है, अपने घर में क्यारी में गमले में उगाया जा सकता है। उसके अलावा क्या था कि उसमें कई सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पाए जाते थे। मतलब एक ही पेड़ है और उसमें कई सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स भी पाए जा रहे हैं। उसके अलावा इसमें ये भी है कि एक सीज़न में एक पेड़ में कई सारे सीड्स भी बनते हैं। एक ये भी सबसे बड़ी वजह थी, और उससे भी बड़ी वजह ये थी कि जो प्लांट था उस प्लांट में जो पॉलिनेशन होता है, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ये प्लांट डिज़ाइन था किसके लिए, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन के लिए डिज़ाइंड है तो आसानी से इसकी पखुड़ियाँ बंद रहती हैं, और इसमें जो कंटेमिनेशन होता है पॉलन ग्रेन का वो इजीली नहीं हो पाता। मतलब कोई और प्लांट का पॉलन ग्रेन अपने आप इसमें नहीं आ सकता जब तक उसको कराया ना जाए। तो इतनी सारी कंडीशंस थी कि मेंडल ने क्या करा, उस मटर के पौधे को चुन लिया। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी कि मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना। समझ में आई बात नहीं आई। अब देखिए ज़रा कि मेंडल ने जो मटर के पौधे को चुना था उसमें कौन कौन से कैरेक्टर थे, ज़रा उसकी बात हम लोग करेंगे। देखो भैया, देखो मेंडल ने जो कैरेक्टर्स चुने, ज़रा उन कैरेक्टर्स की चर्चा करते हैं थोड़ी थोड़ी हम लोग। ठीक है, कैरेक्टर्स। ठीक है, अब इधर वाले कैरेक्टर्स हमारे पास होंगे। ठीक है, और इधर वाले ट्रेड्स हम लोग बना लेंगे, उन कैरेक्टर्स के ट्रेड बना लेंगे। ठीक है, सीरियल नंबर के वाइज चलेंगे। देखो जो पहला यहाँ पर कैरेक्टर था वो है स्टेम की हाइट। क्या है, वो है स्टेम की हाइट। क्या है भैया, स्टेम की हाइट। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा फ्लावर का कलर। क्या है, फ्लावर का कलर। फिर क्या मिल जाएगा, फिर मिल जाएगा फ्लावर की पोजीशन। क्या मिल जाएगा, फ्लावर की पोजीशन। उसके बाद आप देखो, ये तो फ्लावर की बात हो गई। उसके बाद है पॉड का शेप। क्या है,
पॉड का शेप, फिर मिल जाएगा क्या आपको, फिर मिल जाएगा पॉड का कलर, जो फली होती है उसको पॉड बोलते हैं हम लोग। उसके बाद जो मिलेगा वो है भैया सीड का शेप। क्या है? सीड का शेप। और उसके बाद क्या मिल जाएगा, उसके बाद मिल जाएगा आपको सीड का कलर। क्या मिल जाएगा? सीड का कलर। तो उम्मीद है आपको इतना पॉइंट कम से कम समझ में आया होगा। इतनी बात आपको समझ में आई है तो इसका मतलब ये है कि हमने कैरेक्टर सीख लिए। मतलब 7 कैरेक्टर्स हैं जिनको बेस मान के मेंडल बाबा क्या कर रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं। ठीक है, अब जो ये 7 कैरेक्टर्स हैं, इन कैरेक्टर्स के ऑल्टरनेटिंग ट्रेड्स होंगे। क्या होंगे? ऑल्टरनेटिंग ट्रेड्स। ठीक है, अब देखो भैया ट्रेड्स क्या होंगे। ठीक है, अब ये ट्रेड्स जो होंगे वो दो होंगे। जैसे कि स्टेम की हाइट जो है उसमें से टॉल भी हो सकती है हाइट, और साथ साथ में क्या हो सकती है, डॉर्क भी हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा फ्लावर का जो कलर है वो भी 2 फॉर्म में हो सकता है। कौन कौन सा हो सकता है? एक हो सकता है क्या, वायलेट, और दूसरा क्या हो सकता है, वाइट। कैसा हो सकता है? वाइट। तो हमें ये भी देख के चलना है यहाँ पर। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? क्योंकि एनसीईआरटी में रेड भी लिख देते तो हमें उससे कोई समस्या नहीं है। ठीक है, फ्लावर की पोजीशन कैसी कैसी है? एक्सियल पोजीशन जो है वो कैसी पोजीशन है, वो डोमिनेंट पोजीशन है। और टर्मिनल पोजीशन जो है वो ये यहाँ पर मिल जाएगी आपको। ठीक है, पॉड का शेप 2 तरह का हो सकता है, या तो फूली हुई फली होगा या पिचकी हुई फली होगा। तो फूली हुई फली को हम लोग बोलेंगे क्या, इनफ्लैटेंड, और अगर वो पिचकी है तो बोल देंगे क्या, उसको बोल देंगे कॉन्स्ट्रिक्टेड। क्या बोल देंगे भैया? कॉन्स्ट्रिक्टेड। उसके अलावा पॉड का कलर 2 हो सकता है, एक ग्रीन हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा उसका येलो हो सकता है। उसके अलावा सीड का शेप भी 2 हो सकता है, या तो हो सकता है भैया जी राउंड, या तो हो सकता है क्या, या तो हो सकता है झुर्रीदार, रिंकल्ड। ठीक है, और सीड के कलर भी 2 हो सकते हैं, या तो होगा येलो या तो होगा ग्रीन, या तो होगा येलो या तो होगा ग्रीन। अब हमने इनको सीक्वेंशियल ऑर्डर में रखा है। सीक्वेंशियल ऑर्डर में रखने की एक वजह थी कि जो ये वाले ट्रेड्स आपको दिख रहे हैं ये होंगे क्या, डोमिनेंट। कैसे होंगे? डोमिनेंट। जबकि ये जो ट्रेड्स आपको दिख रहे हैं ये कैसे होंगे, ये होंगे रेसेसिव। क्या होंगे? रेसेसिव। और आपको हम पहले बता चुके थे कि डोमिनेंट और रेसेसिव जो होता है वो क्या होता है, वो जीन जो अपने आप को क्या कर रहा हो, एक्सप्रेस कर रहा हो, वो कहलाता है डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस ना कर पाए वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रेसेसिव। और आई होप आपको ये बात मालूम हो। ठीक है, चलो भाई, चले भाई, इतना लगभग हो चुका है। लेकिन एक चीज़ हम आपको और बताना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपके लेवल की लगे तो नोट करिएगा, क्योंकि उससे एक हम जो टर्म पहले एक्सप्लेन करा था उसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। क्या है? देखो, होता क्या है कि ये जो बात करी जाए कि अगर जो मटर का पौधा है उसका 2n जो है वो 14 है। कितना है? 14। मतलब उसकी जो डिप्लॉइड सेल होती है उसमें 14 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब इन 14 क्रोमोसोम में से ये ट्रेट्स या ये कैरेक्टर कौन कौन से क्रोमोसोम पे हैं, ज़रा उनको देख लो। ये जो ये येलो वाला, राउंड वाला, ग्रीन, मतलब ये जो सीड का कलर, सीड का शेप, ये सब जो है ये क्रोमोसोम नंबर 4 पे लोकेट, ये जो क्रोमोसोम नंबर 1 पे लोकेट, ये वाला क्रोमोसोम नंबर 4 पे लोकेट, ये वाला क्रोमोसोम नंबर 4 पे, ये वाला 5 पे, ये वाला 7 पे, ये वाला 1 पे। तो आप देखोगे कि कहीं कहीं पर हो रहा है कि एक ही क्रोमोसोम पे मौजूद हैं और क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर्स अलग अलग हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था प्लियोट्रॉपिक में। जब एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है तो ऐसा जीन कहलाता है क्या, प्लियोट्रॉपिक जीन। तो प्लियोट्रॉपिक कैरेक्टर्स हमको मिल गए यहाँ पर से, तो एग्जांपल के तौर पे हम इनको रख सकते हैं। अब ये काउंटिंग जो करी गई थी वो स्टीफन ब्लेक्सिट ने, या एस ब्लेक्सिट आप उनको कह सकते हो, कि सबसे पहले ये काउंटिंग उन्होंने ही करके हमको बताया था कि आज हमको ये हलवा बना बनाया मिलता है और हम लोग क्या करते हैं, इसको आसानी से पढ़ लेते हैं। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? अगर इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी तो जल्दी से हम लोग शुरू कर पाएंगे क्या, मेंडल के लॉस, जो एक्चुअल में मेंडल ने नहीं दिए हैं, मेंडल ने बनाए थे रूल्स। उन्हीं रूल्स को जब देखा गया कि दुनिया भर में ये फॉलो होते हैं तो क्या कर दिया गया कि जो कॉरेंसिक साइंटिस्ट, दे आर द रीडिस्कवरर ऑफ मेंडलिज्म, ठीक है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने इन्हीं रूल को बना दिया क्या, लॉस। क्योंकि दुनिया भर में अगर फॉलो हो रहा है तो क्या बोलेंगे उसको, लॉस बोलेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग कहाँ पर भैया, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, आपको बताएं कि लॉज ऑफ इनहेरिटेंस अगर ना होते या हमको ना मालूम होते या हम मेंडल का नाम ही ना पढ़ रहे होते, अगर वो 3 साइंटिस्ट ना होते। 3 साइंटिस्ट वो कौन कौन से, आप लोगों ने सुना होगा, कॉरेंस का नाम सुना होगा, ठीक है, शेनमार्क का नाम सुना होगा और ह्यूगो डेविस का नाम सुना होगा।
1900 में ये 3 साइंटिस्ट अलग अलग कंट्री में अलग अलग पेड़ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जो बिल्कुल एकदम सेम रिजल्ट पे पहुँचे। उसी के बाद क्या हुआ, उन लोगों ने इनको खोजा। किसको? इनको। किसको भैया? इनको खोजा। वो चाहते तो मेंडल के काम को पब्लिश ना कराते, क्योंकि आपको मालूम है कि 22 जुलाई 1822 को मेंडल पैदा होते हैं, और आपको मालूम है कि 1856 से लेकर 1863 के बीच में मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। लेकिन मेंडल का काम पब्लिश नहीं हो पाता। अब नहीं हो पाता तो 1884 में ड्यू टू किडनी फेलियर मेंडल की डेथ हो जाती। लेकिन मेंडल का काम कभी लोगों के सामने आता ही नहीं। ठीक है, इसकी भी एक बढ़िया स्टोरी है, आपको बताएंगे मेंडल का काम पब्लिश क्यों नहीं हुआ था। ठीक है, 1850 की बात करें तो आपको एक डेट याद दिलाएंगे, 1859। ये वो समय है जब चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कि दुनिया में भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जो कुछ भी करता है वो कौन करता है? नेचर करता है। ये कौन? चार्ल्स डार्विन 1859 में ऐसे थोप के चले गए थे। ठीक है, जिसकी वजह से आधी दुनिया तो इनके ऊपर बौखलाई हुई थी और इनका देश निकाला कर दिया गया था, डार्विन का भगा दिए गए थे देश से। इस वजह से एकमात्र ये भी वजह थी, इससे मेंडल का काम पब्लिश नहीं हुआ। और भी वजह थी कि किसी भी रेप्यूटेड जर्नल या किसी भी रेप्यूटेड मैगजीन ने मेंडल का काम पब्लिश करने से मना कर दिया। उस टाइम जो लंदन में सोसाइटीज़ हुआ करती थी जो कि लोगों के काम को पब्लिश करती थी, वो पहली बार देख के भौचक्का हो गई हैं, इसमें मैथ स्टैटिकल थ्योरीज का इसमें कौन इस्तेमाल करता है। भाई स्टैटिक्स कौन लगाता है बायोलॉजी में? लेकिन उस टाइम मेंडल, क्योंकि मेंडल ने नेचुरल साइंस पढ़ रखी थी जिसमें मैथ्स और बॉटनी आती है, फिजिक्स आती है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। लेकिन अब लोगों को क्या मालूम कि ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब बायोलॉजी में मैथ का इस्तेमाल नहीं होता। भैया इस्तेमाल होता है। आप लोगों ने हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ा होगा, धड़ के वहाँ पर मैथ का इस्तेमाल हो रहा है ना। उसके अलावा चारगाफ रूल पढ़ा होगा, परसेंटेज लगा के काम चलाते। बिना मैथ के कुछ पॉसिबल है क्या? नहीं है। लेकिन लोग इनको देख के भैया बौखला के, अरे भैया ये कैसे हो सकता है। तो ये भी वजह रही कि मेंडल का काम लगभग पब्लिश नहीं हुआ। 65 में उन्होंने अपना काम पब्लिश कराया था, लेकिन उस टाइम बौखलाहट लोगों के लंबे समय तक रहती थी। ठीक है, तो ये वजह थी। और मेंडल साहब दुनिया को अलविदा कहे गए, लेकिन उनका काम पब्लिश नहीं हो पाया। तो वही 3 साइंटिस्ट 1900 में जिनका मैंने नाम लिया, कॉरेंस, शेनमार्क और ह्यूगो डे व्रिस, इन लोगों ने मेंडल के काम को वापस से क्या करा? पब्लिश कराया लोगों के सामने। और इन लोगों ने अपने आप को क्या उपाधि दिलवाई? रीडिस्कवरर ऑफ मेंडलिज्म। जरा देखो कितनी बड़ी बात है, कह चाहते तो वो ना करवाते काम, लेकिन देखो ना, मतलब एक साइंटिस्ट की बात को समझ सकता है। चलो भाई, तो मेंडल ने जब पब्लिश हो गया काम, तो कॉरेंस ने क्या करा? उनके रूल्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया? उनके रूल्स को बना दिया लॉज। तो अब हम लोग यहाँ पे लॉज पढ़ने वाले, जिसमें से पहला लॉ हमारा जो होगा वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस हम लोग जब ही पढ़ पाएंगे जब हमें क्रॉस के बारे में मालूम होगा। तो हमारे पास 2 तरह के क्रॉस होते हैं। एक होता है क्या? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या होता है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं तो आपको समझाने की कोशिश करेंगे भाई कि जब कभी भी किसी एक कैरेक्टर को बेस मान के क्रॉस कराओगे तो क्या कहलाएगा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाने वाला है। मतलब कोई 7 कैरेक्टर देना, उस 7 कैरेक्टर में से किसी एक कैरेक्टर को लेना है और उसी के जो ऑल्टरनेट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट दें उनकी आपस में क्रॉस करा दीजिए, तो क्या कहलाएगा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। समझ में आई बात? नहीं आई? चलो इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस को समझने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं कि हमने क्या करा? कोई एक कैरेक्टर ले लिया। क्या ले लिया? कोई एक कैरेक्टर ले लिया। अब वो कैरेक्टर क्या ले लो आप? स्टेम की हाइट ले लो। क्या ले लो? स्टेम की हाइट। अब आपको मालूम है स्टेम की हाइट जो है एक कैरेक्टर है, इसके 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है टॉल, दूसरा क्या होता है? डॉर्फ। क्या होता है? डॉर्फ। अब आपको मालूम था कि जो टॉल वाला ट्रेट है ये कैसा है? ये है डोमिनेंट। कैसा है भैया? डोमिनेंट। जबकि डॉर्फ वाला कैसा है? ये है रेसेसिव। क्या है? रेसेसिव। अभी देखो डोमिनेंट और रेसेसिव क्या होता है। ठीक है, डोमिनेंट मैंने आपको बताया कि जो भी क्या कर ले, अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर ले, वो कहलाता है डोमिनेंट। और रेसेसिव जो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस ना कर पाए जब वो किसी डोमिनेंट के साथ हो, क्या कहलाएगा? रेसेसिव। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बहुत आसानी से समझा सकते हैं। ठीक है, सपोज करो मैं और मेरा भाई साथ साथ में थे और हम लोग किसी शॉप पे खड़े हैं
और हमारे जब जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, शॉप पे खड़े हैं, उसी के सामने से एक मेरे क्लास की सुंदर कन्या जा रही है, ठीक है। आप भाई इधर ही वाले देख रहे हैं हम तो, लेकिन एक चीज़ है, मेरा भाई भी देखने की कोशिश करना चाहेगा, लेकिन हमने क्या करा, अपने भाई को ऐसे करके पीछे पे, तू इधर तब मैं देखेगा ऐसे करके, हाय हेलो करके उसको दबा दिया, ऐसे छुपा दिया मैंने बिल्कुल भी, कि वो बिल्कुल भी अब उसको देख ना पाए। तो ज़रा सोचो कि जब नेक्स्ट डे मैं स्कूल गया तो वो जो सुंदर कन्या थी जिसको मैंने देखा था, अब अगर वो मुझे देखेगी तो मुझसे कहेगी कल तुम वहाँ शॉप पे क्या कर रहे थे। देखो उसके सवाल को ज़रा समझो, उसने पूछा कि कल तुम शॉप पे क्या कर रहे थे, ना कि उसने ये पूछा कि तुम दोनों वहाँ शॉप पे क्या कर रहे थे। तो समझ में आई बात नहीं है कि मैंने अपने आप को एक्सप्रेस कर लिया तो मैं क्या कहलाया, डोमिनेंट। मेरा भाई अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया तो वो कहलाया क्या, रेसेसिव। समझ में आई बात नहीं आई। तो रेसेसिव वो ट्रेड्स होते हैं, वो जीन्स होते हैं जो डोमिनेंट के इफेक्ट की वजह से अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस ना कर पाए, वो कहलाते हैं क्या, रेसेसिव। और डोमिनेंट क्या होता है, कहीं पर भी अपने इफेक्ट को एक्सप्रेस कर देते हैं, वो कहलाते हैं डोमिनेंट। समझ में आई बात नहीं आई। तो जो टॉल वाला ट्रेट है उसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, कैपिटल टी से, और जो डॉर्फ वाला है उसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, स्मॉल टी और स्मॉल टी से। आप कहोगे ये तो जाती है, जाती नहीं है भाई। अगर जाती नहीं करेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे कि हमने क्रॉस कराया भी है कि नहीं कराया है, कैरेक्टर्स मिक्स हो रहे हैं, हाइब्रिड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो सब नहीं समझ पाएंगे। तो हमें ये जाति इनके साथ करनी पड़ जाएगी। इधर ध्यान दें, हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे आते हैं, ठीक है। अब जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराएंगे तो ज़रा देखो कि पेरेंटल जनरेशन को लेंगे, ज़रा देखेंगे पेरेंटल जनरेशन में है क्या क्या। पेरेंटल जनरेशन देखो भैया, पेरेंटल जनरेशन में हमने दो प्लांट लिए, वो भी प्योर ब्रीडिंग होने चाहिए हमारे पास। कैपिटल टी का क्रॉस कराने वाले किससे, स्मॉल टी के साथ, ठीक है। अब जब गैमीट बनाते हैं तो आप देखोगे कि गैमीट एक तरह का ही बनेगा, ठीक है। अब आपको गैमीट बनाने के लिए एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि नंबर ऑफ पॉसिबल गैमीट्स क्या होंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। क्या होता है, 2 की पावर n। ये क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल गैमीट्स, ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल गैमीट्स, उसका ये फॉर्मूला है। अब उसका ये फॉर्मूला है तो n क्या है यहाँ पर, दिस इज नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। ये क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। हेट्रोजाइगस मतलब जब दो अल्टरनेटिंग जीन एक साथ हो, बट यहाँ पर देखो दोनों कैसे हैं, ये दोनों हैं होमोजाइगस। क्या है, होमोजाइगस। और ये भी क्या है, ये भी है होमोजाइगस, दोनों ही क्या है, होमोजाइगस। इसका मतलब क्या कोई हेट्रोजाइगस है क्या, नहीं है। तो अगर हेट्रोजाइगस नहीं है तो 2 की पावर क्या आएगा, 0, और किसी की पावर 0 मतलब क्या वैल्यू आएगी, 1। इसका मतलब यहाँ से पॉसिबल गैमीट जो बनेगा वो एक ही तरह का बनेगा, और एक ही तरह का क्या क्या होगा, वो होगा कैपिटल टी, और यहाँ से भी क्या होगा, कैपिटल टी। समझ में आई बात नहीं आई। सेम काम स्मॉल टी के साथ, क्या यहाँ पर भी कोई हेट्रोजाइगस पेयर है, बिल्कुल नहीं है। होमोजाइगस पेयर है तो 2 की पावर 0 मतलब एक पॉसिबिलिटी बनेगी, मतलब क्या बनेगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो ये क्या हो गए, ये हो गए गैमीट फॉर्मेशन या गैमीट्स लिख दिया। अब जब क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस हम दो तरह से करा सकते हैं, या तो पुनेट स्क्वायर बना ले या तो नॉर्मली करा दें हम, लेकिन हम पुनेट स्क्वायर बना लें क्योंकि भैया अगर किसी ने कुछ दिया है या बताया है तो हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो एक पेरेंट से आए हुए गैमीट आप एक साइड रखोगे और दूसरे पेरेंट से आए हुए गैमीट आप दूसरी साइड रखोगे। मतलब आपने कैपिटल टी यहाँ रखा, स्मॉल टी को यहाँ रखा, तो क्रॉस कराओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आप ये देखो ज़रा कि हमने जब कभी भी दो प्योर पेरेंट्स को लिया किसी एक कैरेक्टर को बेस मान के, तो ये बताओ सारे के सारे पौधे बाहर से देखने पे कैसे होंगे, बाहर से देखने पर होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब सारे के सारे होंगे टॉल। क्या होंगे, टॉल। अब आप कहोगे टॉल क्यों होंगे, अभी हमने बताया था कि मेरा भाई मेरे साथ है और वो नहीं देख पाया, मैंने उसको देख लिया। मतलब डोमिनेंट अगर रेसेसिव के साथ आ जाएगा तो डोमिनेंट वाला अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर लेगा, और रेसेसिव मतलब डोमिनेंट आए चाहे ना आए एक्सप्रेस करेगा। लेकिन अगर रेसेसिव किसी डोमिनेंट के साथ आ गया तो रेसेसिव अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। इसका मतलब जो फिनोटिपिक या फिनोटाइप जो यहाँ पर आएगा, तो हम लोग ये जनरेशन को मानेंगे क्या, F1 जनरेशन। क्या मानेंगे भैया, F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में आप कहोगे ऑल आर टॉल। सारे के सारे कैसे हैं, सारे के सारे टॉल हैं।
लेकिन अगर आप जेनेटिक मेकअप पे जा रहे होगे तो आप कहोगे ये टॉल नहीं है, ये कहना सिर्फ इनफ नहीं है, आप कहोगे हाइब्रिड टॉल। क्या कहोगे? हाइब्रिड टॉल। बट हम लोग बाहर से देख रहे हैं तो बोल देंगे क्या सारे के सारे टॉल हैं। समझ में ये बात नहीं आई? तो अब देखो ज़रा मेंडल के पहले लॉ की बात कर लें। मेंडल का पहला लॉ क्या कहता है कि जब कभी भी दो प्योर पेरेंट का आपस में क्रॉस कराते हो तो हमेशा क्या होता है कि सारे के सारे बच्चे F1 जनरेशन में अपने डोमिनेंट पेरेंट की तरह होते हैं, क्योंकि कैपिटल टी कैसा था? ये डोमिनेंट पेरेंट होगा। स्मॉल टी कैसा होगा? ये होगा रिसेसिव पेरेंट। तो यही मेंडल का पहला लॉ है कि जब कभी भी आप दो प्योर पेरेंट को आपस में या किसी एक कैरेक्टर को बेस मान के, दो कैरेक्टर भी ले लो तो भी काम चलेगा आपका, तो प्योर पेरेंट को बेस मान के क्रॉस कराइए। और जब क्रॉस होगा तो F1 जनरेशन में जो सारे बच्चे आएंगे वो सारे के सारे बच्चे किसकी तरह दिखेंगे? किसी डोमिनेंट पेरेंट की तरह दिखेंगे। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी लॉ ऑफ डोमिनेंस होता क्या है। ठीक है, चलो भाई, अब हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ लिया तो ज़रा एक चीज़ समझते हैं। एक चीज़ क्या समझते हैं? तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम करा ही रहे हैं, इसी के आगे क्या कर लेते हैं हम लोग, इसकी सेल्फिंग करा लेते हैं। मतलब जो F1 जनरेशन के इंडिविजुअल्स हैं इनका आपस में क्रॉस करा दें। क्या करा दें? आपस में क्रॉस। और जब आपस में क्रॉस कराते हैं तो वो कहलाती है सेल्फिंग। क्या कहलाती है? सेल्फिंग। तो हम लोग कराने वाले हैं क्या? सेल्फिंग ऑफ F1 इंडिविजुअल। F1 इंडिविजुअल की सेल्फिंग आपस में करा दें। तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पर कई तरह के जीन बनेंगे, वही लगा दो फॉर्मूला 2 की पावर n। नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, दोनों होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस हैं? दोनों मिल के बन रहे हैं क्या? हेट्रोजाइगस। मतलब एक पेयर यहाँ पर आ गया, मतलब अबकिल कई तरह के आपको यहाँ पर गैमीट मिलेंगे। अबकिल गैमीट मिलेंगे यहाँ पर आपको दो तरह के। कई तरह के? दो तरह के। और आपको मालूम है कि यही सेम फॉर्मूला लगा देते हैं नंबर ऑफ फिनोटाइप्स। किसके लिए? नंबर ऑफ फिनोटाइप्स के लिए भी यही फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स। ठीक है, पहले केस में देखा होगा एक ही तरह का गैमीट था तो एक ही तरह के फिनोटाइप है, सारे के सारे बाहर से सब कैसे हैं? टॉल। लेकिन अभी यहाँ पर कई तरह के मतलब गैमीट है, दो तरह के गैमीट आए, तो यहाँ पर फिनोटाइप भी कितने आएंगे? दो तरह के आएंगे। क्लियर बात? चलो भाई देखते हैं ज़रा हम लोग। तो अभी गैमीट बनाएंगे तो ये हमारी F2 जनरेशन है, सॉरी F1 जनरेशन की सेल्फिंग करा रहे हैं। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी दो गैमीट बने, और यहाँ पर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी दो गैमीट बने। बने कि नहीं बने? अब जब ये गैमीट बने तो इनका आपस में क्या करा दो भैया? क्रॉस करा दो भाई। क्या करा दो? क्रॉस। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो कैपिटल वाले साथ में आएंगे नहीं आएंगे? दिस इज कैपिटल, दिस इज कैपिटल स्मॉल, एंड अगेन कैपिटल स्मॉल, एंड दिस इज स्मॉल। तो अभी भाई देखें ज़रा क्या मसाला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब जो जनरेशन हमारी आ रही है वो कौन सी आ रही है? वो आ रही है F2 जनरेशन। क्या आ रही है? F2 जनरेशन। इस F2 जनरेशन में ज़रा ध्यान से देखिएगा। क्या देखेंगे कि आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा कैसा? टॉल। कैसा दिख रहा था? टॉल। ये भी कैसा दिखेगा? टॉल। ये भी कैसा दिखेगा? टॉल। और ये कैसा दिखेगा? डॉर्फ। क्योंकि ये देखो टॉल था, ये देखो डॉर्फ है। और यहाँ पर हाइब्रिड आए थे तो सारे के सारे टॉल थे, तो इसका मतलब ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल। तो बाहर से देखने पर कितने टॉल दिख रहे हैं आपको? बाहर से देखने पर आपको 3 टॉल दिख रहे हैं, और बाहर से देखने पे आपको एक डॉर्फ भी नज़र आ रहा है। मतलब आप ये कहोगे कि जो फिनोटाइप आएगा या फिनोटिपिक रेशियो आएगा उसमें क्या होंगे? 3 होंगे टॉल और 1 होगा डॉर्फ। देखो दो ही तो फिनोटाइप है, टॉल और डॉर्फ। और हमने आपको पहले कहा था नंबर ऑफ पॉसिबल फिनोटाइप कितने आने वाले हैं? 2 आने वाले। तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अगला क्या है हमारे पास है? अगला देखो जीनोटिपिक रेशियो। क्या है? जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो जो हमारे पास आएगा वो आएगा 1:2:1। क्या आएगा? 1:2। अब कहोगे ये कैसे? ये देखो प्योर टॉल है, बिल्कुल है, एक प्योर टॉल। ये दो कैसे हैं? दो हाइब्रिड टॉल है कि नहीं है? बिल्कुल। और ये कैसा है? प्योर डॉर्फ है। तो ये क्या आ गया? प्योर डॉर्फ। समझ में क्या बात आई आपको? बिल्कुल आनी चाहिए। और नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है बेटा जी। पॉसिबल जीनोटाइप निकालने का फॉर्मूला होता है 3 की पावर n। क्या होता है? 3 की पावर n।
और n क्या होता है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। तो अगर आपने n का क्रॉस कराया होगा तो फिनोटाइप जीनोटाइप क्या आएगा, तो फिनोटाइप का फॉर्मूला ये हो गया, जीनोटाइप का फॉर्मूला ये हो गया। नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर n, कितना हेटेरोजाइगस पेयर दिख रहा है आपको, एक दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 1 मतलब 3 आ जाएगा। तो देखो कितने जीनोटाइप आए, 3 ही तो आए, एक जीनोटाइप, दो जीनोटाइप, 3 जीनोटाइप। क्या समझ में आया? हमने दो फॉर्मूले के अभी तक इस्तेमाल कर लिया, और कौन कहता है कि मैथ का इस्तेमाल नहीं होता बायो में, ठीक है, इस्तेमाल हो तो रहा है। तो अब जरा देखो कि मेंडल का जो पहला लॉ था वो तो हमने समाप्त कर लिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसको पढ़ के, ठीक है। लेकिन अगर इसी को थोड़ा आगे ले जाते हैं तो मेंडल का दूसरा लॉ भी हम लोग पढ़ लेते हैं। अब जो ये मेंडल का दूसरा लॉ है, ज़रा इसको समझिएगा भाई। मेंडल का दूसरा लॉ कहता है, उसको नाम दे देते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या दे देते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखो भैया लिख दिया मैंने ऊपर, समझा देंगे नीचे से, ठीक है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे ध्यान दीजिए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि गैमीट्स हमेशा अपनी प्योर फॉर्म में रहते हैं, इनकी कभी मिक्सिंग या ब्लेंडिंग नहीं होती। मतलब अगर ये दो गैमीट हैं तो ये दो गैमीट ऐसे ही पड़े रहेंगे। गैमीट फॉर्मेशन जब होता है या जब इनका सेग्रीगेशन या जब इनका सेपरेशन होता है तो ये भैया अलग अलग पौधों में चले जाते हैं। ये कभी मिक्स नहीं करते, ब्लेंड नहीं करते कि ब्लेंड करके इनको आप एक बना दो, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा, हमेशा दो फॉर्म में रहेंगे। जब आप अलग करो, जब ये क्या हो जाएंगे, अलग होने को तैयार हो जाते हैं। तो इसका मतलब गैमीट किस फॉर्म में रहेंगे, अपनी हमेशा प्योर फॉर्म में रहेंगे। क्योंकि अगर गैमीट की मिक्सिंग हुई होती, अगर यहाँ पर गैमीट की मिक्सिंग हुई होती तो ये क्या कभी अलग होते क्या, नहीं। तो ये बताओ, ये तीन जो अलग अलग तरह के आपको जीनोटाइप मिल रहे हैं, क्या मिलते हैं, या दो तरह के फिनोटाइप, मतलब टॉल भी आ गया, डॉर्फ भी आ गया, क्या ऐसा कभी पॉसिबल हो पाता, कभी पॉसिबल ना हो पाता। इसीलिए याद रखिएगा हमेशा कि गैमीट हमेशा अपनी प्योर फॉर्म में रहते हैं, कभी तक पड़े रहें, 1000 साल तक भी पड़े रहेंगे ना तो कभी वो मिक्स नहीं होंगे। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। इसी का दूसरा नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, का दूसरा नाम है क्या, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। क्या है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी इसी क्रॉस से हो गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने पढ़ा, और उसी से क्या हो गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस भी हमारा समाप्त हो गया और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी समाप्त हो गया। उम्मीद है आपको ये दोनों लॉज समझ में आए होंगे जो मैंने समझाने की बस एक छोटी सी कोशिश करी है, ठीक है। चलते हैं अभी हम लोग इसके आगे, क्योंकि हमें अभी लॉ ऑफ डोमिनेंस के क्या पढ़ने हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन भी पढ़ने हैं, ओके। तो अभी आपने जो पढ़ा उसी के एक्सेप्शंस पे हम लोग आते हैं, ठीक है। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रेशियो थे, मैंने रफ नहीं करे, इन्हीं का अभी हमको काम है, ठीक है। अब देखो एक्सेप्शंस क्या है, पहला एक्सेप्शन लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सेप्शन ये है भैया, पहला एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या है भैया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब डोमिनेंस ही हो और पूरी तरह से ना हो, वो कहलाता है क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो एग्जांपल आपको मिलेगा वो मिलेगा मिराबिलिस जलापा में। किसके मिलेगा, मिराबिलिस जलापा, या इसी को कहते हैं क्या, जापानीज 4 o'clock प्लांट। क्या कहते हैं, जैपनीज 4 o'clock प्लांट कहा जाता है, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल इसका है क्या, इसका एक और एग्जांपल है स्नैपड्रैगन या एंटी राइनम। क्या है, एंटी राइनम, या इसी को कहा जाता है स्नैपड्रैगन, या इसी को कहते हैं क्या, डॉग फ्लावर। क्या कहते हैं, डॉग फ्लावर। तो कुत्ता फूल, सॉरी, डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन, कई सारे नाम हैं। तो ये हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। और एक और हमारे पास एग्जांपल मिल जाएगा क्या, स्टार्च ग्रीन ऑफ पी, है ना, स्टार्च ग्रीन ऑफ पी सीड, मटर के जो सीड हैं उनका जो स्टार्च ग्रेन है वो भी हमें एग्जांपल के तौर पे मिल जाएगा। अब क्या है ज़रा इसको समझते हैं, ठीक है। देखो भैया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की कहानी को ध्यान से पढ़ना है हमको, ठीक है। देखो भाई, अब इसको हम आई थिंक याद हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है, बना दिया था मैंने, वापस से लिख देंगे इसको, ठीक है।
तो होता क्या है कि अगर ये एंटीराइनम को ले लो या मिराबिलिस जलापा को ले लो, ये दो फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। फ्लावर्स का कलर पे काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। एक रेड फ्लावर होते थे, कैसे होते थे, रेड फ्लावर, और दूसरे होते थे वाइट, ऐसे होते थे वाइट। रेड वाले जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, कैसे होते हैं, डोमिनेंट। जबकि वाइट वाले जो हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं रेसेसिव। क्या होते हैं, रेसेसिव। रेड को डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, जबकि वाइट को डिनोट करते हैं क्या, स्मॉल आर से, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये हम लोग पेरेंटल जनरेशन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, पेरेंटल जनरेशन। तो ये जनरेशन कौन सी थी हमारी, पेरेंटल जनरेशन। और आपने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ रखा था कि जब कभी भी प्योर कैरेक्टर का क्रॉस कराते हैं या प्योर पेरेंट्स का क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में सारे पौधे या सारे बच्चे जो होंगे वो अपने डोमिनेंट पेरेंट की तरह होंगे, ठीक है। तो गैमीट बनाएंगे यहाँ पर, तो कैपिटल आर, यहाँ गैमीट बनाएंगे क्या, स्मॉल आर। और जब क्रॉस कराया जा रहा होगा तो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर अभी आपको कुछ और ही मिलने वाला है कि कैपिटल आर एक पेरेंट से आए हुए गैमीट को एक साइड रखा और दूसरे पेरेंट से आए हुए गैमीट को इधर वाल रख दिया। तो कैपिटल आर सॉरी अगर रखेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अभी आपने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि F1 जनरेशन जो हो, क्या हो, जो F1 जनरेशन हो, इस F1 जनरेशन में जो सारे बच्चे होने चाहिए थे वो डोमिनेंट पेरेंट की तरह होने चाहिए थे। मतलब सारे कैसे आने चाहिए थे, सारे आने चाहिए थे रेड। कैसे आने चाहिए थे, रेड, क्योंकि डोमिनेंट पेरेंट तो यही है। बट आ कैसे जाते हैं, ऑल आर पिंक। क्या आएंगे, ऑल आर पिंक। अरे भैया ये कैसे हो गया, मतलब डोमिनेंस ही पूरी तरह से नहीं हुई है। उसके ना होने की वजह कई सारी हैं कि या तो जो एंजाइम होंगे उस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उनका अमाउंट कम रह गया हो, या एंजाइम आए ना हो, या आए हो तो लेस इफेक्टिव एंजाइम आए हो। ये बड़ी बड़ी वजह होती है, मोटी मोटी वजह होती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के हो जाने की। लेकिन मज़ा अभी यहाँ पे नहीं आएगा भाई, मज़ा आएगा हम लोग कब, जब F1 इंडिविजुअल्स की आपस में सेल्फिंग करा देंगे। क्या करा देंगे, F1 इंडिविजुअल्स की सेल्फिंग करा देंगे। तो सेल्फिंग ऑफ F1 इंडिविजुअल। अब F1 इंडिविजुअल मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ दो तरह के गैमीट बनेंगे। कौन कौन से, कैपिटल आर और स्मॉल आर। यहाँ होगा कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब अगर क्रॉस होगा तो क्रॉस हम लोग इधर वाले के लिए, क्योंकि हमारे पास नीचे तक तो जगह है नहीं, ठीक है। इधर देखो भैया, ध्यान दीजिएगा भैया, कैपिटल आर स्मॉल आर को एक साथ रखा, कैपिटल आर स्मॉल आर को एक साथ रखा, कैपिटल दिस इज, कैपिटल स्मॉल दिस इज, कैपिटल स्मॉल दिस इज, स्मॉल दिस इज। तो अभी आपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था नीचे, उसके भैया क्या आए थे, दो रेशियो आए थे, जीनोटिपिक आया था और फिनोटिपिक आया था। तो ये बताओ फिनोटिपिक रेशियो कितना आया था, 3:1। यहाँ देखो जरा क्या है फिनोटिपिक रेशियो, यहाँ है भैया फिनोटिपिक रेशियो कुछ अलग सा। ये कैसा होगा, लाल लाल मतलब रेड एक आया। ये दोनों कैसे होंगे, ये वाले होंगे पिंक पिंक, तो दो आ गए क्या, पिंकी। और एक कैसा है, एक है कैसा, वाइट, तो एक लगा दिया वाइट। अरे भैया जीनोटिपिक रेशियो की तरह आ रहा है तो फिनोटिपिक रेशियो, ये तो चीटिंग है, हम नहीं खेलेंगे ऐसे। अरे कैसे नहीं खेलोगे भैया, ये क्या है, एक्सेप्शन है। क्या है, एक्सेप्शन है। जरा देखो भैया जीनोटिपिक रेशियो देख लो, क्या देख लो, जीनोटिपिक रेशियो देख लो। इसमें भी क्या होगा, ये कैपिटल आर एक आ रहा है, हाइब्रिड दो आ रहे हैं, स्मॉल आर एक आ रहा। तो आप देखोगे कि जब कभी भी लॉ ऑफ डोमिनेंस के आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे तो उसमें क्या होगा, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, बराबर आने वाला है, मतलब एक जैसा आएगा। यही तो था भैया क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आप एंटीरेनम में देखोगे तब भी आपको ऐसा ही मिलेगा। आपको जरा स्टार्च ग्रेन वाला हम समझा देते हैं, ठीक है। देखो भैया स्टार्च ग्रेन का मिटार देते हैं उसको पहले, फिर हम लोग वहाँ पे आते हैं। नोट करना नोट कर लो, छापना है छाप लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। देखो भाई सेम ऐसे ही आएगा, रेशियो सेम आने वाला है, ठीक है। बस इसको हम समझाएंगे और कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है। क्रॉस नहीं कराएंगे, क्रॉस कराते रहेंगे तो शाम हो जाएगी कराते कराते। स्टार्च ग्रेन जो होता है एक राउंड सीड होता है, क्या होता है, राउंड सीड होता है, और एक रिंकल्ड सीड होता है, ठीक है। राउंड सीड जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, कैसा है,
डोमिनेंट, ठीक है। अब इस राउंड सीड में जो स्टार्च के ग्रेन होते हैं क्या होते हैं, और इस रिंकल वाला कैसा था, रेसेसिव था, कैसा था, रेसेसिव था। इसके जो स्टार्च ग्रेन होते हैं वो कैसे होते थे, बड़े होते हैं, लार्ज ग्रेन्स होते हैं, लार्ज ग्रेन होंगे। और इस लार्ज ग्रेन को कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार होगा कौन, कैपिटल बी, कैपिटल बी कौन होगा, कैपिटल बी, कैपिटल बी। जबकि यहाँ के जो स्टार्च ग्रेन होंगे ये होंगे स्मॉल ग्रेन, कैसे होंगे, छोटे छोटे दाने होंगे। रिंकलनेस आ जाती है, रिप्रेजेंट करेंगे इसे स्मॉल बी से। समझ में ये बात नहीं आई। गैमीट बनाओगे यहाँ पर तो क्या बनेगा, कैपिटल बी, यहाँ क्या बनेगा, स्मॉल बी। क्रॉस कराओगे तो सारे के सारे कैसे आ जाएंगे, कैपिटल बी और स्मॉल बी, सारे ही आएंगे, चार बनेंगे, चारों चारों क्या बनेंगे, कैपिटल बी और स्मॉल बी। अब जरा देखो, होना ये चाहिए था कि कैपिटल बी अगर डोमिनेंट है स्मॉल बी के ऊपर तो कैपिटल बी स्मॉल बी वाला केस भी कैसा होना चाहिए था, लार्ज ग्रेन होना चाहिए था। बट ऐसा यहाँ पर नहीं होता। यहाँ जो लार्ज ग्रेन आने चाहिए थे उनकी जगह आ जाते हैं कौन से, इंटरमीडिएट। कैसे आ जाते हैं, इंटरमीडिएट साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन, ठीक है। जो स्टार्च के दानों का साइज होगा वो कैसा होगा, ना बड़ा होगा ना छोटा होगा, बीच के आ जाएंगे। तो थोड़े बहुत कैरेक्टर्स यहाँ पर भी मैच कर गए। इसका मतलब क्या है, ये भी एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। उम्मीद है आपको ये भी बात समझ में आई होगी। चलिए भाई आगे एक और एग्जाम्पल हमने, चलो इनकम्प्लीट डोमिनेंस खत्म कर लिया। अभी हमारे पास है कौन सा डोमिनेंस, वो है कोडोमिनेंस। कौन सा है, वो है कोडोमिनेंस। को का मतलब होता है साथ साथ, क्या मतलब होता है, साथ साथ। डोमिनेंस का मतलब तो आप समझते हो, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो जाता है, कोट कलर ऑफ काऊ, कोट कलर ऑफ काऊ। जो गाय होती है देखा होगा, लाल सफ़ेद काली सफ़ेद मिल जाती हैं आपको, होता है नहीं होता है। एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल है ABO ब्लड ग्रुप। क्या है, ABO ब्लड ग्रुप। ABO ब्लड ग्रुप में जो AB ब्लड ग्रुप होता है, या ABO सिस्टम बोल दो इसको, ABO सिस्टम बोलो ज़्यादा बेहतर है। इसमें से AB जो ब्लड ग्रुप है, जो AB ब्लड ग्रुप है वही इसका एग्जाम्पल है, किसका, कोडोमिनेंस का। अब इसको ज़रा समझते हैं हम लोग, समझते क्या है, समझ में ही आएगा, जो भी समझेंगे सब समझ में आएगा। पहला एग्जांपल देखते हैं, कोट कलर ऑफ काऊ, ठीक है। होता क्या है, आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस पहले से मालूम था, फिर फॉलो करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो रेड काऊ होती है, मतलब रेड कलर कोट, या रेड कोट कलर लिख लो, रेड कोट कलर वाली काऊ होगी। और एक क्या होगी, वाइट कोट कलर वाली काऊ होगी, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि रेड के लिए लिखते हैं हम लोग क्या, कैपिटल आर, जबकि वाइट वाली के लिए लिखना चाहिए था स्मॉल आर, लेकिन उसको डब्ल्यू लिख देते हैं। लेकिन हम लोग अगर स्मॉल आर लिख लें तो कोई समस्या नहीं होगी, बट हम लिखेंगे नहीं, हम लिखेंगे क्या, डब्ल्यू। क्या लिखेंगे, डब्ल्यू, क्योंकि रेड कोट कलर अपने आप में डोमिनेंट हो जाता है और वाइट कोट कलर अपने आप में डोमिनेंट हो जाता है। और जब ये दोनों के दोनों साथ में आते हैं, लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए था कि F1 जनरेशन में सारे बच्चे किसी एक पेरेंट की तरह होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ हो क्या जाता, यहाँ ऐसा होता ही नहीं। यहाँ पर दोनों तरह के कलर एक साथ आ जाते हैं। मतलब गैमीट फॉर्मेशन करें तो कैपिटल आर, कैपिटल डब्ल्यू क्रॉस करा दें तो अब आपको याद रखना है कि एक काऊ जो है वो रेड कोट कलर की है और दूसरी काऊ मत ले लेना, यहाँ पर बुल लेना। क्या लेना, बुल। तो ये भैया काऊ होगी, ये क्या होगा, बुल होगा, नहीं तो भैया हिसाब किताब अलग हो जाएगा, ठीक है। तो अगर क्रॉस कराया जाए तो ज़रा ध्यान दीजिए इधर वाल, तो कैपिटल आर, इधर डब्ल्यू, तो आर डब्ल्यू। तो F1 जनरेशन में सारा का सारा हिसाब किताब कैसा होगा, F1 जनरेशन में सारे के सारे कैसे आएंगे, रोन, ठीक है। मतलब ये कह दोगे रेड एंड वाइट कोट कलर। समझ में ये बात नहीं आई, ये दोनों ही कलर यहाँ पर आने वाले हैं भैया। देखो कितनी मतलब बढ़िया बात है, दोनों कलर यहाँ पर आ गए। अब अगर दोनों कलर आ गए तो वो चितकबरी हो जाएंगे। कैसी हो जाएंगी, चितकबरी। अगर इनकी सेल्फिंग करा दें, क्या करा दें, सेल्फिंग करा दें,
सेल्फिंग ऑफ F1 इंडिविजुअल, मतलब RW का क्रॉस RW के साथ करा दें। क्रॉस आगे देख लें यहाँ पर क्योंकि वहाँ जगह नहीं है, तो RW का क्रॉस RW के साथ RW क्रॉस होगा। ध्यान दो भैया, RW इधर R रख लो, इधर W, इधर R इधर W, तो R देखो कैपिटल R, ये क्या आ जाएगा कैपिटल RW, इधर क्या आ जाएगा कैपिटल RW, इधर क्या आ जाएगा WW। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि बाहर से देखोगे तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, बाहर से देखोगे तो एक दिखेगा रेड, दो दिखेंगे रोन मतलब चितकबरे, और एक मिलेगा क्या वाइट, मतलब 1:2:1 आने वाला रेशियो। और उसके अलावा अगर जीनोटाइपिक देख रहे हो तो तीनों का जीनोटाइप बिल्कुल ही अलग है, तो 1:2:1, मतलब आप देखोगे कि जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन का, किसका F2 जनरेशन का सेम आता था, सेम है कोडोमिनेंसी में भी क्या होगा, F2 जनरेशन का रेशियो जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। सेम यही होता है ब्लड ग्रुप के साथ कि अगर ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी की शादी करा दी जाए तो भैया क्या होते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी बनती है। अगर ब्लड ग्रुप ए होमोजाइगस था, ब्लड ग्रुप बी भी होमोजाइगस था, तो सारे के सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ ए बी ही पैदा हो सकते हैं, उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो इसकी चर्चा हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। जब तक के लिए इतना ही पढ़िए, इतना ही समझिए। टिल देन टाटा बाय।